संतोष पांडे जी बहुत दमी कैंडिडेट हैं भूपेश बघेल के सामने। यहाँ बाई चांस बीजेपी मधुसूदन यादव अभी आएंगे, क्योंकि आपको बता दूं हम मुसलमान हैं, हम भी दिया जलाया घर में, हम भी खुशियाँ मनाया। सब आजू बाजू पूरा देश खुशियाँ मना रहा है, हमको तो घर में लाकर दिया दिए। उसको ज़्यादा पसंद किया, क्या आपके आकलन से क्या सोचते हैं? प्रदेश में बड़े नेता कांग्रेस के हार गए, जो भ्रष्टाचार किए, कार्यकर्ताओं को नहीं पूछे 15 साल। एक बात समझाइए ना, बताइए। जैसे भूपेश बघेल जी का प्लस फैक्टर आप बता रहे हैं, जी। माइनस फैक्टर क्या हो सकता है? उनको नुकसान कौन कर सकता है? नुकसान क्या है भैया? गाँव की बातें, उसको ज़्यादा समय बीता तो नहीं है? तो बीता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है भैया। सरकार में ये मान के राजनांदगांव से संतोष पांडे जी को टिकट, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा, क्या सोच रही है जनता यहाँ की? जनता क्या सोचेगी भैया? इतने साल 5 साल हुए हैं, कुछ काम तो दिखा नहीं सांसद महोदय जी का। पांडे 5 साल में सिर्फ आते हैं और चुपचाप सारन बजाते जाते हैं सिविल लाइन के मकान में, और वहाँ से अकेले, ना उनके पीछे एक कार्यकर्ता बैठा रहता है ना कुछ। संतोष पांडे जी को एक बार चुनाव जिता कर देख लिए, राजनांदगांव के लिए जो भी चीज़ बना है। गर्मियों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक हर वर्ग से बात हो जाए, और एक निचला तबका जो रोज़गार करता है, जो छोटी छोटी रोजी रोटी अपने सड़क के किनारे लगाकर दुकानदारी करता है, वो व्यक्ति भी क्या सोचता है इन चुनावों को लेकर। और हम कोशिश करेंगे। कुछ और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, नरेश मुंगोड़ी सेंटर है ये, और राजनांदगांव शहर के बीच में ये अपनी दुकान लगाते हैं। तो कैसा है नरेश भैया, क्या हाल चाल है? नरेश भैया तो ठीक है भैया, धंधा थोड़ा सा डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है। यहाँ पर कैसा लग रहा है? अभी संतोष पांडे खड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं, कैसा लग रहा है आपको? अब देखिए, जब तक लोगों का मत क्या है उसको कहा नहीं जा सकता, कौन किसको निकाल दे, है ना। मत का दान है, गुप्त दान है, और गुप्त दान के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्व सांसद जैसे रहे हैं संतोष पांडे जी, कैसा कार्यकाल कैसा रहा उनका? कार्यकाल तो ठीक रहा उनका। अब वही कार्यकाल ठीक नहीं रहता तो भाजपा यहाँ से चुनाव नहीं जीतता। सबसे बड़ी बात तो ये है। चाहे वो विधायक हो या कोई भी हो, पार्टी लेवल पे है। अच्छा, कुछ मतलब मिलनसार हैं कि आते जाते आपसे मुलाकात होती है? कभी मुंगोड़ी उंगोड़ी खाते हैं आपके यहाँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, पार्टी लेवल के आधार पे ठीक है। अच्छा, हिंदुत्व वाला मसला चलेगा क्या यहाँ? हिंदुत्व वाला मसला पता नहीं क्या है, कैसा है। अब हिंदू और ऐसे में जी, अगर अपन हिंदुत्व की बात करें तो इसमें तो जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम में लड़ाई भी हो सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। इसलिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन जैसे बीजेपी बता रही है ना, बीजेपी राम मंदिर के लिए इशू पे बहुत बड़ा काम करी है, और मतलब पूरे देश में एक राम राज्य की लहर आती जा रही है। तो उसको देख के क्या लगता है आपको? इस मसले को सोचती है पब्लिक? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी सोचते, और अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। क्या है, एक पढ़ा लिखा आदमी अपने हिसाब से सोचेगा, बगैर पढ़े लिखे तो सिर्फ माहौल देख। आप कितने दिन से सब रेडी लगा रहे हो? आप ये ठेला वगैरह कितने दिन से लगा रहे हैं आप? मैं तो 2011 से लगा रहा हूँ। की दुकान नहीं मिली आज तक आपको नगर निगम या किसी से? नहीं। मांग किए थे आप कभी? नहीं, मांग किया था उस तरफ में, लेकिन उस तरफ सीनियरिटी बेस पे दिए। तो काफ़ी समय तो आपको भी हो गया? हाँ, काफ़ी समय हो गया, लेकिन मेरे से सीनियर है ना इन लोग। अच्छा, किसी 40 साल हो गया, किसी 35 साल हो गया, किसी कितना कमाई हो जाती है रोजी रोटी में यहाँ? वही 400-500 रुपये रोजी निकल जाता है। 500 रुपये रोजी आता है। परिवार है, बड़ा है? हाँ, परिवार है ना, 2 बच्चे हैं। नेताओं को क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, और परिवार ऐसे जो गरीब वर्ग है उनके लिए क्या कर सकते हैं नेता? अब
कि मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कि वास्तव में जहाँ तक अब हम नातारी बंधन योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं मिला है। वैसे फॉर्म वगैरह तो भरे लेकिन आया नहीं है। पैसा नहीं आया? नहीं तो अभी आया। तो बटन दबा के ऑन किए हैं, सबको पैसा दिए बता रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, वो दिए होंगे, कुछ लोग को दिए हैं, कुछ लोग को नहीं दिए हैं। अच्छा, आपका मकान है? बीपीएल का मकान बना हुआ है? नहीं, मैं राशन कार्ड है आपका? रेंट से रहता हूँ, राशन कार्ड है, यहाँ का सब चीज़ है, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर सरकार की योजनाओं का क्या फायदा लिया है आज तक? सरकार की योजनाओं का कोई फायदा नहीं लिया। क्यों? सरकार तो ओपन दे रही है, सबको फॉर्म बांट रही है, आपको नहीं मिला? नहीं, हर चीज़ मिला था, मतलब फॉर्म भी भरा था, वहाँ आवंटन हुआ था। मकान तो पेंट्री में जाने के लिए बोला, मैं बोला धंधा वाला आदमी हूँ, मैं यहाँ छोड़ के पेंट्री नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे धंधा यहीं करना है करके। ये नरेश भैया हैं, छोटी सी दुकान और छोटी सी दुनिया के साथ रोजी रोटी चलाते हैं और कोशिश करेंगे। एक भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम हुआ आपका? फरमान अली नाम है मेरा। फरमान भैया, क्या हाल चाल है? कहाँ रहते हैं फरमान भैया? क्या करते हैं आप? यहीं लेबर कॉलोनी मेरा घर है, तुलसीपुर, राजनांदगांव। अच्छा, और मैं छोटा कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ठेकेदारी, प्राइवेट। नांदगांव को कैसे, अभी चुनाव का जो माहौल बन रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव जो राजनांदगांव का है, मैं अभी तक मेरी उम्र 55 साल है। जब से मैं वोट डाल रहा हूँ तब से लोकसभा सीट में मैं सामान्य व्यक्ति को जीतते देखा हूँ। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है। और राजनांदगांव लोकसभा में मैं देखते आया, सामान्य आदमी को नांदगांव में चुनाव जिताया है और यहाँ जातिवाद का तो कोई मसला ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से संतोष पांडे, कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल, क्या लगता है किसके वजन में दम है? देखिए, नांदगांव की जनता प्रत्याशी को तौलती है। संतोष पांडे जी को एक बार चुनाव जिता कर देख लिए। राजनांदगांव के लिए जो भी चीज़ बना है वो डॉक्टर रमन के समय बना है। और जो आप रोड, नाली, रास्ता और बीच, स्टेडियम जो देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब की देन है। और संतोष पांडे 5 साल में सिर्फ आते हैं और चुपचाप सारन बजाते जाते हैं सिविल लाइन के मकान में, और वहाँ से अकेले, ना उनके पीछे एक कार्यकर्ता बैठा रहता है ना कुछ। उनको टिकट दिए जाने से नाराज़गी है जो बीजेपी के अंतर के लोग हैं और जो पहले के कद्दावर यहाँ के रहे हैं, वो लोग में नाराज़गी। जैसे अभिषेक सिंह, बहुत लोग के कहते हैं अभिषेक सिंह जी को मिलती तो बहुत कुछ दूसरा सीन रहता है, और कुछ और बड़े नेता जो यहाँ से पूर्व सांसद रहे हैं। हाँ, ये इस पे आप एक बार पूछे तो मैं आपको बता दूं। संतोष पांडे जी बहुत दमी कैंडिडेट हैं भूपेश बघेल के सामने। यहाँ बाई चांस बीजेपी मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह या और किसी को देती थी तो एक बार भूपेश बघेल के सामने बहुत कड़ी चुनौती रहती। और भूपेश बघेल तो इतिहास है राजनांदगांव का कि जो प्रत्याशी बाहर से आता है उस प्रत्याशी को एक बार तो मौका राजनांदगांव की जनता देती है। और भूपेश बघेल तो सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उसी हिसाब। गिरीश देवांगन बाहर से आ गए थे, वो वाली बात चल गई थी, लेकिन वही भतीजल जिताबो करके लिखा रहता था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार हुई उनकी। उस पर भी मैं बता रहा हूँ आपको, राजनांदगांव की जनता उनको 65,000 वोट दिए और यहाँ सीएम रहते कभी जीवन में डॉक्टर साहब ने यहाँ से उतने मतों से जीता नहीं था। अच्छा, इतिहास है उनका कि राजनांदगांव से 43 या 47,000 वोटों से जीते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते हैं। लेकिन राजनांदगांव की जनता कांग्रेस को तो वोट दी है, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं किए बाहर प्रत्याशी है करके। लोकल का कोई भी प्रत्याशी रहता तो कांग्रेस तो प्रदेश में भी बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है। क्या लगता है जो नेता मंत्री बड़े बड़े पद पे थे वो लोग हार गए, बड़े अंतरों से हार गए, तो इसमें क्या लगता है परफॉर्मेंस लेवल पे जनता ने लेवल पे नकार दिया या फिर जो मोदी जी की स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज़ है, उसको ज़्यादा पसंद किया? क्या आपके आकलन से क्या सोचते हैं? प्रदेश में बड़े नेता कांग्रेस के हार गए, जो भ्रष्टाचार किए, कार्यकर्ताओं को नहीं पूछे 15 साल, जनताओं के बीच में आते थे, कोई काम लेकर जनता जाता था तो उनको धुतकार कर भगा देते थे। इसलिए जवाब दी उनको जनता। पूरे मंत्री हार गए कांग्रेस पार्टी के।
ले दे के 4 मंत्री जीते हैं। वो जनता है, जनता कभी भी उलट फेर कर देती है, वो जनता का मत है। फरमान भाई एक चीज़ समझाइए, जैसे अभी संतोष पांडे जी को टिकट मिली है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा भूपेश बघेल जी के सामने वो 19 हैं, आपको क्या लगता है अगर जैसे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं रमन सिंह साहब यहाँ से और पूर्व सांसद रहे हैं अभिषेक सिंह, उनको या फिर और जो एक नाम है उनको देखते हुए पूर्व सांसद जी का, उनको देखते हुए अगर वो लोग हाथ जोड़कर पब्लिक के बीच निकल आते हैं वोट मांगने, प्लस कई बात ऐसी जो मोदी जी की लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसको देखते हुए अगर संतोष पांडे जी के लिए वोट अपील हो जाती है तब क्या स्थिति रहेगी? आपको बता दूं, अंदरूनी मामला तो हर पार्टी में रहता है जी। जैसे उन नेताओं का टिकट कटा है, टिकट मांगे हैं, वो फॉर्मेलिटी तौर पे पांडे जी के साथ घूमेंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन काम तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो करेंगे। कि संतोष पांडे जी से नाराज़ हैं, पार्टी के लोग ही नाराज़ हैं, क्योंकि आरएसएस के आदमी है करके पता चला है भाई कि आरएसएस का टिकट है, वो मोदी जी का टिकट नहीं है। मोदी जी मतलब का मुस्लिम वर्ग इस बात को लेकर नाराज़ तो नहीं है, मैं इस बात को लाना चाहूँगा क्योंकि जैसे बीजेपी हिंदुत्व वाली बात करती है और मुस्लिम वर्ग जो है थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा सा इनको नाराज़गी के तौर पे भी लेता है। नहीं, क्या इस बात से भी नाराज़गी तो नहीं है कि हिंदुत्व का एक वो जो बोलना चाहिए एक लहर जैसी चलाया जा रही है बीजेपी, तो उसको देख के हुए एक मुस्लिम के मन पे एक बात आती होगी, कुछ ऐसा भी एक इम्पैक्ट है मुस्लिम जैसे आप मुस्लिम हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार तो ठीक है भाई, इसके पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी 15 साल, कोई मुस्लिमों को तकलीफ़ नहीं। अभी भी आई है भाजपा सरकार, कोई मुस्लिमों को तकलीफ़ नहीं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी 15 साल, कोई मुस्लिमों को तकलीफ़ नहीं। अभी भी आई है भाजपा सरकार, कोई मुस्लिमों को तकलीफ़ नहीं। मुस्लिम मतदाता लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक है, मैं तो कहता हूं कि वो गुप्त मत है, कोई कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। वो प्रत्याशी देखते हैं और सत्ता सरकार के हिसाब से अपने हिसाब से अपना मत देते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा जातिवाद नहीं है भाई मुस्लिम और लहर जैसी दिखती है आप लोगों को, जैसे बाकी लोग तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं, और मोदी जी की आंधी है, मोदी जी की लहर है, इस लहर को आप कितना महसूस कर पाते हैं? आप मोदी जी की लहर के बारे में बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, लहर एक ही उनके पास मुद्दा था, राम मंदिर का, और राम मंदिर का मुद्दा राम लल्ला बैठा दिए, पूजा हो गई, और आज मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया, जनता भूल गई राम का, क्योंकि राम मंदिर बन चुका और लोकसभा चुनाव राम मंदिर के। लेकिन ये मस्तिष्क में नहीं रहेगा भाई साहब नहीं, कि मतलब 500 सालों से टेंट में थे और ये कार्यकाल ऐसा है जिसमें मंदिर को एक जगह मिल गई, छत मिल गई, तो एक हिंदू जो फॉलोअर है या आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके मन पे ये सब बातें नहीं आएंगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपको बता दूं, हम मुसलमान हैं, हम भी दिया जलाया घर में, हम भी खुशियाँ मनाया हैं, सब आजू बाजू पूरा देश खुशियाँ मना रहा है, हमको तो घर में लाकर दिया दिए, तेल दिए, उसके बाद हमने अपने घर में दिया जलाया, खुशियाँ मनाया कि चलो भाई कि हमारे देश में इतना बड़ा हिंदू का मंदिर बना, इसके कारण दोनों समाजों में तनाव रहता था वो तो ख़त्म हो गया। बोले कि अब ये राम लल्ला जो है, चलो बैठ गए भाई, चलो अब ये सब चीज़ हिंदू मुस्लिम का ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सब हिंदू भाई हमको ला कर दिए और हमने जलाया अपने घर में और खुशियाँ मनाया, पटाखा फोड़ा, ऐसा कोई मुस्लिम की आवाज़ भी है। देखिए कई चीज़ों को जो हमारे जैसे मीडिया संस्थान भी है वो बहुत सारी चीज़ों को अलग वे पे भी दिखाते हैं। हम एग्जैक्ट बातें कर रहे हैं, हमने ना इनसे पहले कभी बात करी है ना मिले हैं, हम ऐसे ही आए थे, इस सड़क पे रुके थे, एक गुपचुप वाले भैया और समोसा चाट बनाने वाले भैया मिल गए, नरेश भाई, एक ये भाईजान मिल गए, इनकी ऐसी ऐसी राय, और कुछ और भी खड़े हुए हैं, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या हाल है भैया, क्या नाम हुआ आपका? अनिल साहू, राजनांदगांव। अनिल भाई क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी काम क्या लगता है इस बार जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, राजनांदगांव से संतोष पांडे जी को टिकट, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा, क्या सोच रही है जनता यहाँ की? जनता क्या सोचेगी भैया, इतने साल 5 साल हुए हैं, कुछ काम तो दिखा नहीं सांसद महोदय जी का, और जनता इस बार सोच रही है कि नया कोई कैंडिडेट आए, कुछ तो उद्धार होगा राजनांदगांव का, जबकि हालांकि सत्ता नहीं रही 5 साल, सांसद में विपक्ष में रहे, तो काम तो जिस हिसाब से होना था नहीं हो करा पाए,
अब आगे देखो क्या होता है। अब सत्ता गाँव में ही अभी कुछ समय पहले ही मतलब पूरे प्रदेश में राजनांदगांव में भी चुनाव का माहौल चला। जी गिरीश देवांगन जी को ये कहा जाता था कि भतीजा आ गया यहाँ घर का, मामा लेकिन भांजा का। मामा भांजा, माफ़ करिएगा, मामा भांजा। तो इस तरह से बातें होती थी और उनको जिताओ भी कई जगह पोस्टर वोस्टर भी लगा था। लेकिन एक तरफ अचानक से सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, यहाँ से भी प्रदेश से भी, और अभी अचानक से जो स्थिति बन रही है लोकसभा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। जो मुद्दे हैं, विकास के काम हैं या फिर जो योजनाओं की बातें हैं, उसको ज़्यादा समय बीता तो नहीं है। देखो बीता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है भैया। सरकार में ये मान के चलो, सरकार कांग्रेस में गुटबाजी के चक्कर में सभी हारे हैं, और गुटबाजी के चक्कर में भी इस बार भी क्या मालूम है वही हाल हो। लेकिन किसान आज जो हिसाब से चल रही है कांग्रेस के साथ चल रही है। अच्छा। हाँ, गांव देहात में भी देखो, आज भले काका ने जो किसानों के लिए किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। लेकिन बीजेपी उससे बढ़ाकर 3100 रुपये और प्लस 2 साल का बोनस, मातारी वंदन योजना। बीजेपी आज कांग्रेस ने 3200 रुपये देने का वादा किया था, और बीजेपी वाले ने 3100 रुपये का घोषणा किए थे। भूपेश ने हर किसान का हर एक कर्जा माफ़ करने के लिए तैयार थी। बीजेपी ने हर महिलाओं को जब तक वोट लेना रहता है तब तक तो बीजेपी हर तरह से हथकंडा निपटा लेती है। जैसे वोट यानी कि चुनाव पड़ जाता है फिर कटनी छटनी करो, यानी कि जनता तो वोट सभी के लिए देती है, लेकिन उसके बाद काट छाट, ये गरीब है, ये अमीर है। भाई वो समय जब चुनावी मुद्दे होते हैं वो समय बताने चाहिए, भाई अमीरों के लिए ये योजना नहीं है, ये गरीबों के लिए है। तो गरीब ही क्या उनको वोट देता है, अमीर नहीं देता है। तो ऐसे उन बातों का प्रभाव कहाँ, भटकाने से कोई मतलब नहीं उन बातों का प्रभाव कहाँ चले जाएगा। जैसे कई एक पक्ष जो कहता है, सुनिए ना, जी जी। जैसे एक पक्ष कहता है मोदी जी की आंधी चल रही है, राम राज्य की स्थापना हो रही है, राम मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास में पूजन और सब बढ़िया से हुआ है जी। और दूसरा हिंदुत्व वाला मसला चल रहा है। फिर एक जो साहू वाला मसला था बीरनपुर का, और एक कवर्धा अभी जो सादराम हुआ, वो भी थोड़ा सा अभी दोनों पक्ष उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। मातारी वंदन योजना में बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं ऐसा कहते हैं, किसानों को पैसा टाइम से दे दिया कहते हैं जी। इन चीज़ों को सोचने वाली पब्लिक का फिर रास्ते क्या रहेंगे उनके पास? भैया सबसे बड़ी बात एक है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य में ही देख लो कौन सा नई फैक्ट्री खुली है, कौन सा लोगों को रोजगार मिला है। जगह में दुनिया में अगर मंदिर ही मंदिर बनेगा तो मंदिर में क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, रोजगार रहता है मंदिर से, रोजगार रहता है भैया। क्या रहता है मंदिर में? पंडितों के सिवा किसको रोजगार मिलता है? और दूसरे कास्ट को किनको वहाँ पुजारी में बैठा देंगे? कभी नहीं बैठा लेंगे। अयोध्या में कई लोगों को स्वीकारा है उन्होंने, भैया स्वीकारा है वो बात अलग है, लेकिन मंदिरों में तो खास करके पंडितों को ही प्राथमिकता होती है भाई। बाकी तो दर्शन के लिए आदमी जाएगा। अब आजकल मंदिर तो सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। किस चीज़ का? भाई हर एक नेता चाहता है मेरा एक जगह मंदिर हो, उससे मेरी आवक बने, उससे पहले आरोप लगाना गलत है, एकदम से बिना तथ्य के आरोप लगाना गलत है। अगर इसी को सरकार अगर चाहे एक फैक्ट्री कोई जगह लगा दे, 2-3 हज़ार वर्कर काम करेगा तो भाई लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी। अच्छा, एक बात समझाइए ना, बताइए। जैसे भूपेश बघेल जी का प्लस फैक्टर आप बता रहे हैं, माइनस फैक्टर क्या हो सकता है? उनको नुकसान कौन कर सकता है? नुकसान क्या है भैया? ये देखो महतारी वंदना में जो लेडीजें अभी 1000 रुपया समय पे तो अभी डाल दिए क्योंकि सामने चुनाव है, और इसके बाद क्या है आने वाले समय में पता नहीं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या मालूम दें 6 महीने बाद दें, साल भर का एक साथ दें, लेकिन हर महीने अभी सामने तो चुनाव है तो देना ही देना है, नहीं तो भाई सुन जो वादे किए हैं वो कहाँ जाएगा? यहाँ से भूपेश बघेल का चेहरा प्रभावी है? प्रभावी है भैया। भूपेश बघेल एक तरफा निकालेगा, उसकी छवि भी किसानों के अंदर है। क्यों काका, आप भी ऐसी मानते हैं? मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ भैया। आप भी इसे माना तो? हाँ मानता हूँ। निकाल ली काका? हाँ निकाल ली काका, ही पक्का ही पक्का पक्का। क्या करते हो आप, किसान हो? 100% नहीं भैया, मैं ऐसे ही रोड छाप हूँ मान के चलिए। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलते, सही बात बता रहा हूँ ना। उनकी रोजी रोटी। हाँ क्या हुआ, आपकी रोजी रोटी कौन सी लिया? वो तो अपना मेडिकल कॉलेज होटल चला रहे थे, उठा के फेंक दिए लोग। कौन, बीजेपी वाले फेंक दिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, प्रशासन यहाँ के बंद करवाया, निगम बंद करवाया। निगम में कौन की सत्ता थी? ये लीजिए, निगम में जो अधिकारी लोग हैं वो किए। निगम में तो कांग्रेस की रही है यहाँ सत्ता।
अब जो भी हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कांग्रेस या भाजपा, भूपेश बघेल भारी पड़ेंगे यहाँ। भारी पड़ेगे, पक्का है। बीजेपी अपनी अपनी स्ट्रेटजी लॉन्च करने की फिर से कोशिश कर रही है और 4-1 सीटें कैसी कैसे एनी हाउ उनको मिल जाए। इन मसलों पे पब्लिक की क्या राय है, और हम सीधे पब्लिक के पास जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं उनकी बातें। ये चर्चा परिचर्चा इसी तरह से चलती रहेगी और चुनावी परिवेश को हम लगातार हर जगह से कोशिश करेंगे, पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।